फ्रेंड्स, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं और मेरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस एफएनओ से इनकम है। शेयर मार्केट में डील करता हूं, या सैलरीड नहीं भी हूं बट एफएनओ से इनकम है, राइट? फ्यूचर एंड ऑप्शंस से इनकम है। क्वेश्चन आता है, क्या मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा? कौन कौन सी सिचुएशन है जब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा और कब नहीं होगा? पूरा डिटेल में फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे क्या एफएनओ से मेरी इनकम है, टैक्स ऑडिट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है 44AB जो कि टैक्स ऑडिट के बारे में बात करता है कि कब कब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। इसमें फ्रेंड्स काफी सारे प्रोविजन है, बट जो आपके लिए रेलिवेंट है उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा। जैसे फ्रेंड्स, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, राइट, इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड ₹1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपकी बिजनेस से रिसीट यानी कि बिजनेस से आपकी जो टोटल सेल्स हुई है, टोटल टर्नओवर हुई है, वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या एफएनओ की इनकम बिजनेस में काउंट होती है? अगर होती है तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, राइट? तो यस फ्रेंड्स, एफएनओ की फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो इनकम है वो एज ए नॉर्मल बिजनेस काउंट होती है, नॉर्मल बिजनेस इनकम काउंट होती है। उसमें टर्नओवर निकालने का एक तरीका है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एफएनओ की टर्नओवर कैलकुलेट की जाती है। तो जो हम ये टर्नओवर की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ क्रॉस करती है तो ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो आपको अपने केस में चेक करना है कि अगर आप एफएनओ में डील करते हैं, क्या आपकी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर रही है, राइट? मेथड क्या है टर्नओवर कैलकुलेट करने का? वो एक डिफरेंट मेथड है, वो आपके साथ अभी शेयर करूंगा। देन फ्रेंड, सेक्शन 44AB क्या बोलता है? एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इफ इज टोटल सेल्स टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 करोड़, राइट? पहले बोला कि अगर टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करेगी तभी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। यहां बोल रहा है कि टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस करेगी तब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। 10 करोड़ क्रॉस करेगी तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये क्या चक्कर है फ्रेंड्स? 1 करोड़ पे कोई कंडीशन नहीं थी, यहां 10 करोड़ में कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, 10 करोड़ की लिमिट आप पर अप्लाई होगी अगर आपकी जो टर्नओवर है 5% या उससे कम कैश में है, 95% या उससे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू है। दूसरा, आपने जितनी भी बिजनेस में पेमेंट्स की हैं, जितनी भी आपने अपने बिजनेस में पेमेंट्स की हैं, वो आपने मैक्सिमम डिजिटली की हैं, कम से कम कैश में किया है। मतलब कम से कम मतलब 5% या उससे कम कैश में किया है, 95% या उससे ज्यादा डिजिटली किया है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड एफएनओ ट्रांजैक्शन। ऐसा तो नहीं है मैं कैश के अंदर करता हूं जी, राइट? बोरे में भर के पैसा लेके गया और जी मैं शेयर्स में डील करके आ गया। सारे ट्रांजैक्शन डिजिटली होते हैं, राइट? तो ये मेरे ऊपर जो क्लॉज है 1 करोड़ का वो अप्लाई नहीं होता, मेरे ऊपर तो 10 करोड़ का अप्लाई होता है अगर मैं एफएनओ में डील कर रहा हूं, क्योंकि एफएनओ में सारे ट्रांजैक्शन 100% डिजिटल है, राइट? तो पहली चीज फ्रेंड्स, आपके ऊपर जो क्लॉज अप्लाई होगा वो 10 करोड़ का होगा अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस करेगी, राइट? तभी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी रुक जाना, पूरा समझ लेना, इतना ही नहीं है, इसके अंदर काफी कुछ है। अभी बताऊंगा 10 करोड़ से कम भी होगा तब भी ऑडिट अप्लाई हो जाएगा, राइट? अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे एग्जैक्टली मैं क्या बोलने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला कि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा। बट अगर मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तब क्या? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। कंफ्यूजन कहां आता है वो भी बताता हूं। मार्केट में काफी कंफ्यूजन रहता है एफएनओ के केस में कि टैक्स ऑडिट होना है या नहीं होना। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मेरी टोटल एफएनओ से जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ की है, 10 करोड़ से कम है, राइट? 1 करोड़ की मेरी टर्नओवर है और मेरा प्रॉफिट है 5 लाख का। यहां पर कंफ्यूजन आता है कि क्या टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा, राइट? जिनको पता है फ्रेंड्स उस कंफ्यूजन के बारे में वो रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनको नहीं पता है अभी बता देता हूं कि वो कंफ्यूजन क्या है। यहां पर कंफ्यूजन क्या आता है? यहां पर ये कहते हैं जी, अगर यहां इस केस में मेरी टर्नओवर 1 करोड़ की है तो मेरे को जो प्रॉफिट दिखाना है वो 6 लाख का मिनिमम दिखाना है, मतलब 6% मिनिमम डिक्लेयर करना है। एक्चुअल चाहे जितना मर्जी कम है, मेरे को मिनिमम 6% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं उससे कम करूंगा तो मेरे ऊपर ऑडिट अप्लाई हो जाएगा, जबकि ये बोल रहा है जी 10 करोड़ से ऊपर ऑडिट अप्लाई नहीं होता। कंफ्यूजन ये है कि मेरी टर्नओवर 1 ही करोड़ की है बट प्रॉफिट में 5 लाख है, एक्चुअल 5 लाख है, मैं 5 लाख डिक्लेयर करना चाहता हूं, 5 लाख के हिसाब से फाइल करना चाहता हूं अपनी रिटर्न, बट कहते हैं जी 6 लाख मेरी इनकम दिखानी है और उसके बेसिस पे रिटर्न फाइल करनी है।
तो ये कंफ्यूजन आया कहां से, सबसे पहले फ्रेंड्स वो समझते हैं, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंफ्यूजन क्या है और उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, एग्जैक्ट आंसर क्या है, वो भी आपको दिखाया। तो पहले कंफ्यूजन समझते हैं। सेक्शन 44 एडी है फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट में, उसका जो क्लॉज 1 है वो सारा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, राइट। वहीं से सारे कंफ्यूजन शुरुआत होती है और ये सेक्शन 44 एडी में ही सॉल्यूशन भी छुपा है, राइट। तो कंफ्यूजन क्या है पहले वो पढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेक्शन 44 एडी का क्लॉज 1 बोलता है इफ टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है, राइट, और अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा है, मतलब 95% या उससे ज्यादा आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन है, कैश में 5% या उससे कम है, तो आपके ऊपर ये लिमिट है 3 करोड़, राइट। तो 2 या 3 जो भी लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, he is allowed to compute income on presumptive basis at the rate of 8% of turnover and no further deduction is allowed. In case of online transfer, rate will be 6%. मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे तो 6% आपको अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है, राइट। जो भी आपकी टर्नओवर है, अगर वो टर्नओवर आपकी 2 करोड़ या 3 करोड़ जो भी एप्लीकेबल है, राइट, उस तक है, तो आप यहां पर 44 एडी का क्लॉज 1 बोलता है कि आप अपनी इनकम 6% डिक्लेयर कर सकते हो। मेरे पास आ जाओ, आप 6% इनकम डिक्लेयर कर दो। 1 करोड़ की इनकम है, 6% डिक्लेयर कर दो। उस एग्जाम्पल में 1 करोड़ पे 5 लाख का मैंने प्रॉफिट लिया था। यह है कंफ्यूजन, जो बोला जाता है आपको कि 6% डिक्लेयर करना है, मिनिमम 6 लाख करना है, राइट। लग तो सही रहा है देखने में कि भाई 6 लाख मुझे करना है, ठीक है जी। लेकिन इसका जो अगला क्लॉज है, क्लॉज नंबर 4, 2 और 3 फ्रेंड्स रेलिवेंट नहीं है, उसके लिए मैंने छोड़ दिया। 44 एडी का क्लॉज 4 जो मैंने अब दिखाया आपको, सेक्शन 44 एडी का ये क्लॉज क्या बोलता है फ्रेंड्स, इफ एन एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर दिस अंडर सेक्शन 44 एडी एंड इन द सब्सिक्वेंट 5 years ही हैज रिजेक्टेड प्रेजम्पटिव इनकम, इन दैट केस he will not be allowed to opt for presumptive income for next 5 years. वो कहता है जी एक बार अगर मेरे पास आ गए, आपने 6% डिक्लेयर, आपके केस में फ्रेंड्स 6%, एफएनओ क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो 6% अप्लाई होगा, कैश वालों के लिए 8% अप्लाई होता है, राइट। तो अगर आपने 6% डिक्लेयर करके 44 एडी में आ गए, तो वो कहता है जी आपको अगले 5 साल तक बाहर नहीं जाने देंगे, राइट। आप 5 साल तक आपको प्रेजेंटिव में रहना है, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, और अगर आपने रिजेक्ट किया तो 5 साल तक आपको अंदर नहीं आने देंगे, राइट। तो 44 एडी का क्लॉज 4 बोल रहा है कि आप अगर एक बार मेरे पास आ गए तो आपको इसको रिजेक्ट नहीं करना है, अपनी रिटर्न 44 एडी में ही फाइल करनी है। मतलब आपकी इनकम जितनी मर्जी कम हो, 1%, 2%, 3%, मिनिमम 6% आप डिक्लेयर ही करोगे, राइट। इवन लॉस भी है, आपको 6% डिक्लेयर करना है। और आप बोलोगे जी नहीं मेरी तो कम है, आप बोलोगे नहीं मैं तो बाहर जाना चाहता हूं, कम है मतलब मैं 6% डिक्लेयर नहीं करना चाहता, बाहर जाना चाहता हूं, तो बोलता है जी अगर आप बाहर गए तो आपको अगले 5 साल तक अंदर नहीं आने देंगे, और साथ में पेनल्टी अब आएगा समझ में, यहां, राइट, यहां समझ में आएगा ऑडिट कहां अप्लाई होता है। इफ एसएससी हैज रिजेक्टेड द प्रेजम्पटिव इनकम, मतलब जो क्लॉज 4 है ऊपर वाला वो रिजेक्ट कर दिया, आप वहां से बाहर चले गए, एंड हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ही विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो ऑडिट इज रिक्वायर्ड, राइट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। मतलब वो बोलता है जी आप अंदर आए और बाहर चले गए, जबरदस्ती आप बाहर गए, आप ऑप्शन नहीं था आपके पास बाहर जाने का, आप बाहर चले गए, आपने बोला नहीं मैं तो कम डिक्लेयर करूंगा, कम प्रॉफिट दिखाऊंगा, उसने कहा चले जाओ 5 साल तक अंदर नहीं आओगे, और अब रिटर्न भी अब आपको ऑडिट भी कराना है और बुक्स भी मेंटेन करनी है, राइट। ऑडिट भी कराना है, बुक्स भी मेंटेन करनी है, बशर्ते एक कंडीशन है इसमें बस कि इनकम आपकी एक्सीड करती है किससे, द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। बेसिक जो लिमिट है इनकम टैक्स के अंदर, ओल्ड स्लैब में, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख की, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनता मेरा, न्यू रिजीम में 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनता। तो अगर मेरी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, न्यू ओल्ड, राइट, उससे एक्सीड करती है, और आपने अगर 44 एडी प्रीवियसली ऑप्ट किया था और आप इससे 5 साल के अंदर ऑप्ट आउट करते हो, तो आपको अंदर दोबारा नहीं आने देंगे, और अगले 5 साल तक आपका ऑडिट भी कराएंगे और आपको बुक्स भी मेंटेन करनी है। तो किसको ऑडिट करवाना है फ्रेंड्स, जिसने इसको ऑप्ट किया और फिर ऑप्ट आउट कर दिया। अगर मैंने कभी ऑप्ट नहीं किया, एग्जांपल लेता हूं, मैं सैलरीड हूं, राइट, या मेरा जो मर्जी काम है, मैं जिस मर्जी सोर्स से अर्निंग कमाता हूं, मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील किया, शेयर्स में ट्रेडिंग की, एफएनओ में ट्रेडिंग की, राइट, शेयर्स एफएनओ में ट्रेडिंग की, और मेरी कुछ इनकम आ जाती है जो कि 5%, जो कि 6% से कम आ रही है, मैंने कभी 44 एडी ऑप्ट नहीं किया, ये वाला क्लॉज 6% वाला ऑप्ट ही नहीं किया, एक्चुअल दिखाया हमेशा, राइट, तो मेरे ऊपर ये 44 एडी अप्लाई नहीं होगा।
और मुझे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर फ्रेंड्स 44AA एक सेक्शन होता है जो बताता है आपको बुक्स मेंटेन करनी है, राइट? तो अगर आपके ऊपर बुक्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आती है, 44AD ये बेनिफिट देता है कि आपको बुक्स नहीं मेंटेन करनी, ऑडिट नहीं करवाना। बट अगर आप 44AD ऑप्ट नहीं कर रहे हो, एक्चुअल पे जा रहे हो, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी जो सेक्शन 44AA में लिखी है, राइट? तो उसके हिसाब से आप बुक्स मेंटेन करो, आपको कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ टर्नओवर क्रॉस करेगी, आपको ऑडिट करवाना है। आपके केस में 10 करोड़ है, 10 करोड़ क्रॉस करेगा, आपको ऑडिट करवाना है, राइट फ्रेंड्स? तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगी, जो यहां पर मैं बार बार टर्नओवर बोल रहा हूं, राइट? तो F&O के केस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होती है वो एक बार फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स एक मैंने सैंपल डेटा लिया हुआ है, राइट? एक सैंपल डेटा फ्रेंड्स मैंने लिया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। ये पूरी स्टेटमेंट है जो भी डील किया है, राइट? किस में डील किया, कब इसकी एक्सपायरी थी, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। इसमें 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है, एक बाय वैल्यू, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये बाय वैल्यू, और एक फ्रेंड्स ये सेल वैल्यू। ये 2 वैल्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये टर्नओवर इसमें आपको ऑलरेडी ज्यादातर फ्रेंड्स जिस भी आप ब्रोकर के थ्रू डील करते हैं, स्टेटमेंट जब डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर टर्नओवर कैलकुलेट होती है ऑलरेडी। बट फिर भी फ्रेंड्स आप कहते हैं कि मुझे टर्नओवर सीखनी है, कैसे कैलकुलेट होती है, या कहीं पर नहीं आ रही है, आपको कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? सिंपल, आप टर्नओवर निकालने के लिए आप इक्वल्स टू सेल वैल्यू माइनस सेल वैल्यू में से बाय वैल्यू, जो परचेज वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। इतना नहीं है, और भी कुछ करना है इसके अंदर। कॉपी किया और नीचे तक फ्रेंड्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट? अब यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहां मेरा प्रॉफिट आ रहा है, सेल वैल्यू ज्यादा थी, बाय वैल्यू कम थी। बट अगले केस में फ्रेंड्स बाय वैल्यू ज्यादा है, सेल वैल्यू कम है, मेरा लॉस हो गया। तो कुछ ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट है, कुछ ट्रांजैक्शन में लॉस है। तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगी फ्रेंड्स? जितना भी नेगेटिव वैल्यू है उनको भी आप पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेके ऐड कर दो, यानी 1138 प्लस 1301, 1301 1138 में से माइनस नहीं प्लस कर दो इसके अंदर। तो एक एक करके सारे इसके अंदर ऐड कर दो। अगर एक्सेल में अच्छे हो तो फ्रेंड्स आप एक्सेल में एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हो, ABS, एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, सब कुछ मुझे पॉजिटिव में चाहिए, राइट? तो ABS ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर। तो ये जो भी वैल्यू होगी फ्रेंड्स, मेरे को ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। या फिर फ्रेंड्स इस फॉर्मूले में ही आपने क्या किया, दिस माइनस दिस, सेल माइनस परचेज, इसी में शुरू में लगा दो ABS ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके एंड में ब्रैकेट क्लोज। ABS जो भी रिजल्ट आए उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दो, एंटर। कॉपी किया और नीचे तक इसको पेस्ट कर दो। तो आप देखो फ्रेंड्स सारा मेरा कन्वर्ट होके आ गया पॉजिटिव में। और इसका कर दो सम, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, पूरी रेंज ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये फ्रेंड्स आप देखेंगे मेरा 7040.27 7040.25 डेसिमल में फ्रेंड्स कुछ डिफरेंस आ रहा है, बट टर्नओवर फ्रेंड्स इस तरह से मेरी कैलकुलेट होगी, राइट फ्रेंड्स? तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको क्लियर है टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है, क्लियर है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में कब मेरे को टैक्स ऑडिट करवाना है और कब नहीं करवाना है। आई थिंक फ्रेंड्स अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी फ्रेंड्स कुछ कंफ्यूजन है या कुछ ऐसा है जो मैंने कवर नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पक्का उस पर रिवर्ट करूंगा। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय, गुड नाइट।